दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ओके, प्रॉपर तैयारी कराते जा रहा हूं। क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। केवल आप लोग क्रम से वीडियो बस देखते जाइएगा तो हर टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होता जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अभिव्यक्ति और माध्यम के पुस्तक है जो हमारी, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम की बहुत सारे विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 लाइन के आंसर आपके रहने वाले, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आपका रहता है। तो अति महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, और जो मैंने अभी बताए हैं 2-3 साल से वही एकदम एग्जाम में रखे रहते हैं। इसलिए जो अभी बता रहा हूँ अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। तो साल भर भी आपने अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक नहीं पढ़ी है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो तैयार कर लीजिएगा। तो आपके आसानी से आपके अभिव्यक्ति और माध्यम का जो क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा वो आपसे बन जाएगा। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है, परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। पहला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। जनसंचार जो माध्यम होते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं? उनका उद्देश्य होता है वास्तविक घटनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय विकास में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्दे संचार में समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक समाचार में रेडियो और टेलीविजन तथा बेतार संचार में मोबाइल तकनीक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पत्रकारिता क्या है? तो पत्रकारिता का अर्थ होता है पत्रकार के होने की आवश्यकता, पत्रकार होने की व्यवस्था। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचार का एकीकरण लिखना, जानकारी एकत्र करके पहुंचाना, संपादित करना, सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित होता है। आज के युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि क्या है पत्रकारिता के अभी हमारे क्या है प्रकार हैं। तो पत्रकारिता का मतलब है पत्रकार होने की आवश्यकता, जिसमें क्या किया जाता है समाचारों का एकीकरण किया जाता है, जानकारी एकत्र की जाती है, संपादित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है पाठकों के समक्ष। अब ये कई प्रकार की हो गई, अखबार से भी पत्रिकाएं होती हैं, रेडियो भी, दूरदर्शन, वेब पत्रिकाएं, ये सब उसके माध्यम है। जैसे समाचार के तत्वों के आपको नाम बताने हैं, तो समाचार के तत्व आपके दिए हैं नवीनता, स्पष्टता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि, ये क्या है समाचार के तत्व है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस के आने के, किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और खोजपरक पत्रकारिता क्या है? पीत पत्रकारिता क्या होती है इसे देख लेते हैं। तो पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की पीछा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री का बढ़ाने का घटिया तरीका माना गया है। पीत पत्रकारिता में क्या किया जाता है? पीत पत्रकारिता क्या किया जाता है कि जो मेन समाचार है, मुख्य समाचार है या सत्य समाचार है, उसको उपेक्षा करी जाती है, और जो ऐसे समाचार को या ऐसी बातों को फोकस किया जाता है जो कि जो पत्रकारों से पता कि ये गलत है, ओके, लेकिन फिर भी उससे पता कि ये मैं बताऊंगा तो इसे क्या है लोग ज़्यादा देखेंगे इसको। और ऐसा में क्या नॉर्मल देखने को मिलता है कि जो बातें कुछ जो अनावश्यक बातों ने क्या बढ़ा चढ़ाकर पत्रकारिता की जाती है ताकि लोगों पर ध्यान आकर्षित हो। इसलिए तो इसे क्या है समाचार पत्रों की बिक्री का क्या बढ़ाने का घटिया तरीका माना गया है, क्योंकि इसमें क्या है लोगों को जो है पत्रकारिता में या मतलब समाचार में तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जानकारी प्राप्त हो, लेकिन उन्हें क्या है गलत जानकारी देकर भ्रामक जानकारी दी जाती है। तो खोजपरक पत्रकारिता क्या है? तो खोजी पत्रकारिता को जासूसी पत्रकारिता भी कहा जाता है। असल में हर प्रकार की पत्रकारिता में समाचार बनाने के लिए किसी न किसी रूप से जांच पड़ताल होती है की जाती है, यानी कुछ नया खोजने का प्रयास किया जाता है। खोजी पत्रकारिता तथ्यों को खोजने की बजाय से थोड़ा अलग हटकर माना गया है। खोजी पत्रकारिता में गंभीर अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा कॉर्पोरेट गलत काम जैसे रुचि के किसी एक विषय पर गहराई से जांच की जाती है। तो खोजपरक पत्रकारिता नाम है खोजपरक, यानी क्या समझे अत्यधिक खोज की जाए। तो जो आपके ये टॉपिक हो जाते हैं जैसे भ्रष्टाचार से, कॉर्पोरेट गलत काम से, राजनीति संबंधित, अगर ऐसे जो टॉपिक हैं ओके उन पर क्या है बहुत ज़्यादा गहराई से उनका विश्लेषण किया जाता है, तो उनकी जाँच की जाती है, फिर उनका लेख किया जाता है। नेक्स्ट है वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है? ओके, वॉच डॉग, वॉच यानी देखना, डॉग यानी कुत्ते की तरह देखने की पत्रकारिता। तो वॉच डॉग पत्रकारिता लोकतंत्र
पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व तो सरकार के काम काजों पर निगाह करना होता है। यानी जो हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना गया है? पत्रकारिता को माना गया है, क्योंकि समाचार जो हमारे मीडिया को है चौथा स्तंभ कहा गया है। तो इसका एक काम ये भी होता है, समाचार तो लोगों तक पहुंचाना नहीं तो काम है ही है, लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि सरकार के ऊपर नज़र रखे। ओके, और सरकार अगर कुछ गलती कर रही है तो उसको क्या है, जनता के सामने उस गलती को लाए। कौन लाए? मीडिया वाले लाए। ओके, लेकिन अब तो क्या है, ऐसा नहीं होता है। राजनेता क्या है, समाचार को पर भी अपना नियंत्रण करके रखते हैं। तो भोजपुर पत्रकारिता, लोकतंत्र पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और गड़बड़ी होने पर पर्दाफाश करना। परंपरागत रूप से इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है, यानी सरकार पर एकदम नज़र बनाए रखना। और सरकार कुछ गलती करती है तो उसे क्या है, उसे सरकार को बताना कि आपने ये गलती की, साथ ही जनता को उस गलती अवगत कराना, ये काम रहता है। जैसे पटकथा क्या है, समझाइए। तो पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए पटकथा लेखन लिखा गया है, कच्चा चिट्ठा होता है। यह मूल रूप से भी लिखा जा सकता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसमें संवाद और संवादों के बीच होने वाली घटनाओं व दृश्यों का विस्तृत ब्यौरा होता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु आपको लिखना है। तो फ्लैशबैक तकनीक के 2 बिंदु कि फ्लैशबैक यानी कभी कभी एनालिसिस कहा जाता है, एक अंतःप्रक्षेपित दृश्य है जो कहानी में वर्तमान बिंदु से कथा को समय पर वापस लाया जाता है। फ्लैशबैक का उपयोग अवसर महत्वपूर्ण बैक स्टोरी को भरने के लिए कहानी के प्राथमिक अनुक्रम से पहले हुई घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे ये थ्योरी में लिखा हुआ है तो जैसे मैं पढ़ दिया तो आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फ्लैशबैक, फ्लैश यानी बैक यानी पीछे जाना, फ्लैश यानी दिखाना कि पीछे का दिखाना। आपने, अब मैं आपको समझाता हूँ, आपने अगर टीवी में देखा होगा जो सीरियल वगैरह आते हैं, कोई भी सीरियल आते हैं तो प्रतिदिन आते हैं। ओके, वो सीरियल क्या प्रतिदिन चलते हैं, आप प्रतिदिन चलती घटनाएं होती हैं, वो एक ही दिन में पूरी कहानी नहीं दिखाई जाती, थोड़ा चलते हैं। जैसे सास बहू के वाले एपिसोड आते हैं कई सारे, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे ही जब डेली एपिसोड आता है कि देखिए सुबह शाम को 7 से 8 बजे ये एपिसोड आने वाला है, तो जैसे ही वो एपिसोड स्टार्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पिछले दिन क्या घटना घटी है उसका क्या 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट, 1 से 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए पीछे का दिखाया जाता है। फिर देखते हैं अब आगे क्या होगा, फिर उस पूरा आपका नया स्टार्ट होता है। तो ये आपने देखा होगा 1 से 2 मिनट का वो पीछे का हिस्सा दिखाते हैं, वही क्या है फ्लैशबैक कर किया जाता है। नेक्स्ट है स्ववृत्त की 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें आप कांचों का तैयार करके रखना है। तो व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। व्यक्ति विशेष की सकारात्मक छवि, स्ववृत्त यानी बायोडाटा। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष की सूचनाओं की पूरी जानकारी होती है, उसके पूरे बारे में जानकारी दी जाती है, साथ ही उसकी सकारात्मक छवि होती है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, वह कहाँ संपादित हुआ है? तो भारत में छापने वाला प्रथम अखबार पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उद्यम मानदंड है, 1875 से 1880 तक था। ऐसे शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसके आने के हाई चांस है, अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। शब्दकोश को देख लेते हैं। शब्दकोश होता है आपका शब्दों का खजाना। इसमें एक भाषा भाषी के समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संचित किया जाता है, साथ ही शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप में एवं विभिन्न संदर्भ अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। शब्दकोश में कई लाख शब्द होते हैं जिन्हें योजनाबद्ध खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है। तो संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, तो मानव द्वारा संचित ज्ञान को संचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ में क्या होता है, मानव का जो ज्ञान है उसको क्या है संचित रूप में व्यक्त किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ में विशब्द रूप विश्व ज्ञान कोश होता है। संदर्भ ग्रंथ कागज में सागर के समान होते हैं। इसमें जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। तो हो जाता है हमारा संदर्भ ग्रंथ और आपका शब्दकोश में अंतर, यह उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको लिखनी है। तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है डायरी लेखन की, तो डायरी हमारा नितांत अंतरंग साक्षात्कार और संवाद है। अंतरंग साक्षात्कार कि हम क्या सोच रहे हैं वही उसमें हम क्या लिखते हैं। ओके, और हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम क्या डायरी में लिखते हैं। जो बात हम किसी को सुना नहीं सकते वह डायरी में लिखकर स्वयं को सुना सकते हैं। जीवन के सुंदर पलों को दोबारा जीने का अवसर मिलता है। स्वयं के साथ एक अच्छी मित्रता का करने का एक सुंदर माध्यम है। नेक्स्ट है लाइव क्या से है। तो लाइव क्या है, किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल में प्रसारण किया जाता है, उसी को क्या लाइव कहते हैं। लाइव जानते हैं कि एक साइड घटना घटित हो रही है, उसका डायरेक्ट दर्शकों को दिखा रहा है उस दृश्य, तो आपका लाइव कहलाएगा। भारत में पहली मूक फिल्म
किसने और कब बनाई? तो भारत में पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने 1913 में 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। नेक्स्ट है, पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी थी, कब बनी? बोलती फिल्म थी आलम आरा, 1933 में बनी थी। ओके, तो मुख्य फिल्म पूछे जाए तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र वाली थी, और अगर आपका बोलती फिल्म कहा जाए तो आलम आरा 1933 में बनी थी। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है तो पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या आशय है? जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं तो इसे क्या अंतर व्यक्तित्व संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। अंतर व्यक्तित्व संचार यानी आपस में बातचीत करना क्या है, दो लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या अंतर व्यक्तित्व संचार कहलाएगा। फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। फीडबैक यानी आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके, और आप क्या कहना चाहते हो, एक दूसरे तुरंत ही समझ लेते हैं, तुरंत फीडबैक देता है। अंतर व्यक्तित्व संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। यह संचार परिवारों और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। हर प्रकार के साक्षात्कार अंतर व्यक्तित्व संचार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है अभिव्यक्ति और माध्यम की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे वो कवर कराए हैं। जितने क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से तैयार करके आपको रखना है। हाई चांस है इनके आने के आपके एग्जाम में, तो पढ़ के आपको रखना है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 हिंदी की वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।